नमस्कार। पूरे देश में एक मुद्दा इस समय छाया हुआ है, हर रोज़ अखबारों की सुर्खियां बन रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की एक योजना है जिसमें एसबीआई बैंक की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और पिछले 2 दिनों से देश के अखबारों की यह मुद्दा सुर्खियां बन रहा है। आज हम पहुंचे हैं कैथल कोर्ट में, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्यागी जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यह मुद्दा है क्या, इलेक्ट्रल बॉन्ड को किस उद्देश्य से लागू किया गया था और अब विवाद का कारण क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गई हैं। उससे पहले भी चर्चाएं थी जी। सबसे पहले तो ये बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या। सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे 2018 में जी। एक गजट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की थी जिसके ज़रिए इन्होंने, मतलब ये कोई लॉ नहीं पास हुआ, ये कोई नियम नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, ये सिंपल एक गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए, जिसमें संसद की मंजूरी की या उसकी ज़रूरत नहीं होती, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये लाया गया था बिल। और इससे पहले 2017 से इसकी चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि जो फाइनेंस बिल था, रिज़र्व बैंक का अपना एक एक्ट है, उसको भी अमेंड किया गया, फाइनेंस बिल जो है उसको भी अमेंड किया गया, इनकम टैक्स एक्ट को भी अमेंड किया गया, सिर्फ इस वजह से कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नया प्रोविज़न इस नोटिफिकेशन के ज़रिए आना था, तो जो दूसरे पुराने एक्ट बने हुए थे, चाहे वो रिज़र्व बैंक का था, चाहे वो फाइनेंस एक्ट था, जो भी थे, उनके अंदर भी कुछ चेंजेस करनी ज़रूरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसलिए उन्होंने लगभग जितनी भी प्रोविज़न्स इससे जुड़े हुए थे उनमें सभी में अमेंडमेंट करके और एक गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बिल लाए थे। इसका सर आम भाषा में लोगों को समझ में आए, थोड़ा सा वो समझाइए कि ये है क्या और इसका किस तरह से यूज़ है, उद्देश्य क्या था इसका। जब ये बिल लाया गया था तब संसद के अंदर भी और पब्लिक को भी ये कहा गया था गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, जो चंदा, जो डोनेशंस दी जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कंपनीज देती थी या इंडिविजुअल्स देते थे, उसको रेगुलेट करने के लिए और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को बोला था उस समय जब ये बिल लाया गया था। इसकी जो प्रीएम्बल कह लो या प्रस्तावना कह लो या इसका उद्देश्य जो सरकार ने बताया था, वो ये उद्देश्य था उस समय। क्या प्रक्रिया रहती है इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड में राजनीतिक दल को, किसी दल को चंदा देने की? इसमें जो ये लाया गया था, बिल लाया गया था, ये नोटिफिकेशन, ये सिर्फ 1.5 या 2 पेज की नोटिफिकेशन है, बहुत छोटी नोटिफिकेशन है, जिसको कोई भी नागरिक जो है बड़ी आसानी से 5 मिनट में स्टडी कर सकता है। जिसके अंदर इन्होंने मोटा मोटा सा ये किया था कि कोई भी राजनीतिक दल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमारा है, जिसके तहत सभी ये पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड होती हैं, उसके तहत यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, चाहे वो संसद के लिए है, जिसने पिछले चुनाव में 1% कम से कम वोट हासिल किए हैं, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो चंदा, ये डोनेशन जो है वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ले सकती थी। कैसे सर, थोड़ा समझाएं। उसका प्रोसेस ये था कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई बच्चा, कोई छात्र, कोई डेली वेजर, कोई सर्विसमैन या कोई भी कंपनी, खास तौर से जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ वो कंपनी के साथ हुआ, तो कोई भी कंपनी वो इन बॉन्ड्स को एसबीआई से, सिर्फ एक एसबीआई बैंक को, और वो भी कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एसबीआई की ब्रांचेस थी, उनको ऑथराइज़ किया गया था कि वहाँ से एक फॉर्म, परफॉर्मा दिया गया था। इसके साथ ही उस परफॉर्मे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भरेगी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं भरेगी, जो देगा चंदा, जो चंदा देगा वो भरेगा, और भर के वो एसबीआई में उसको परचेज कर लेगा, बॉन्ड्स को जो है परचेज कर लेगा। वो बॉन्ड्स का जो टाइम था वो बहुत कम था, 15 दिन तक वो मतलब एक्टिवेटेड रहेंगे। उस 15 दिन के दौरान जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, जिसके लिए वो ख़रीदा गया है, जिसको वो डोनेशन दी जानी है, उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। और जैसे ही वो बॉन्ड उस पार्टी के अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा, सेम डे पैसा आ जाएगा, सेम डे क्रेडिट हो जाएगा। इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई बीच में कमीशन किसी एजेंट का नहीं होगा, सीधा एसबीआई इसको डील करेगी और ये पैसा उसको पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। उदाहरण के लिए सर, जैसे
एक व्यक्ति बैंक में जाता है, जी। एक निश्चित अमाउंट जमा करवाता है और वो ये बता देगा कि मुझे इस पार्टी को देना है, हाँ जी, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का उसको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, हाँ जी। और फिर वो पैसा अपने आप एसबीआई से उस पार्टी को चला जाता है, या उस पार्टी को उसको कैश कराना पड़ता है। थोड़ी सी ये प्रक्रिया। ये इन द शेप ऑफ प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। प्रोमिसरी नोट बोलते हैं वायदा, जैसे हम करते हैं, हम पर नोट भरते हैं जी। या चेक, प्रोमिसरी नोट उनको बोलते हैं। ये इन द शेप ऑफ प्रोमिसरी नोट कहा गया था कि इसको, ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होगा। और ये एक बॉन्ड, जैसे हम कोई भी म्यूचुअल फंड लोग खरीदते हैं, हाँ जी, हाँ जी। या बॉन्ड्स जो होते हैं कंपनीज के, एनएचआई के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड होते हैं, इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटीज़ के बॉन्ड होते हैं। ठीक सर। वो बॉन्ड्स मिलते हैं जैसे मार्केट में, ऐसे ये चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड के रूप में, एक पेपर के रूप में मिलेगा। एसबीआई में उतना फंड आपको जमा कराना पड़ेगा। जी। आपने इसकी कीमत 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़, मैक्सिमम जो कीमत रखी गई थी एक बॉन्ड की वो 1 करोड़ रुपए थी। 1 करोड़ रुपए का अगर किसी ने, कंपनी ने बॉन्ड खरीदना है, वो 1 करोड़ रुपया बाई वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, बाई वे ऑफ डीडी जमा कराएगा एसबीआई के अंदर। साथ के साथ उसको एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया जाएगा। जो उसको बॉन्ड दिया जाएगा वो नॉन ट्रांसफरेबल होगा। मतलब ये नहीं है कि एक कंपनी ले ले दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे, जो लेगा उसी को मिलेगा। उसके ऊपर किसी का नाम नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी, पार्टी का नाम नहीं होगा, ना पार्टी का नाम होगा उसके ऊपर, ना देने वाले का नाम होगा, ना रिसिपेंट का नाम होगा, ना डोनेट करने वाले का नाम होगा। वो एक तरह का, जैसे आपने किसान विकास पत्र किसी समय में हुआ करते थे जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं होता था, बियरर, इसको बियरर बोला गया, बियरर चेक की तरह से, कि जिसके हाथ में उसका है। मान लीजिए आगे एक व्यक्ति बैंक से एक बॉन्ड खरीद लाया और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाकर के दे देता है, फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के वाले उसको कैश करवाते हैं। हाँ, यही प्रक्रिया है। वो उस साथ के साथ अपने अकाउंट में उसको डाल देंगे, जैसे हम चेक डालते हैं, और साथ के साथ वो पैसा उसी दिन, ये मैंडेटरी था कि साथ के साथ वो पैसा एसबीआई से उनके पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। एक उदाहरण, मतलब चेक की तरह की प्रक्रिया है। बियरर चेक की तरह, इसको कहा ही बियरर चेक गया था कि ये बियरर चेक होगा जिस पे ना देने वाले का ना लेने वाले का, आपको ये पता नहीं लगेगा कि पैसा किसने दिया और पैसा जो है कहाँ जाना है, ये सिर्फ एसबीआई को पता होगा। ठीक है। तो अब 2-3 दिनों से जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसका विवाद का कारण क्या है? ये क्या हुआ, जैसे ही ये 2018 में तो ये आया, ये बन ही गया, नोटिफाई हो गया। 18 से पहले ही एक एसोसिएशन है जो डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो चले गए थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। इसको चैलेंज कर दिया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी संवैधानिकता को चैलेंज कर दिया था, और वो पिटीशन चलती रही, काफ़ी लंबे समय तक चली वो। तो अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सीजे साहब ने, चंद्रचूड़ जी ने उसको एक 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक बेंच जिसको बोलते हैं, पीठ बोलते हैं, उसको रेफ़र कर दिया था। और संवैधानिक पीठ में 5 जजेस बैठे थे, जिसको प्रिजाइड ओवर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, और उन्होंने वो मैटर उनको रेफ़र किया था। और वो 5 जजेस जो बेंच है उसने अब ये डिसीज़न दे दिया है, जिसके अंदर इस डिसीज़न में इलेक्शन कमीशन को और एसबीआई को ये डायरेक्शन दी गई है कि वो इसको पब्लिक कर दे। इसके अंदर कोई सीक्रेसी नहीं है, कोई वो नहीं है। इसको जिन्होंने दिया पैसा उनका नाम भी बता दे, कितना दिया वो भी बता दे, वेबसाइट्स के ऊपर लोड कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर आप आज जाते हो तो ये सारा डाटा उसके ऊपर आ गया है कि किस कंपनी ने कितना पैसा कब किस पार्टी को दिया, उसमें रिसिपेंट भी आ गया, उसमें देने वाला भी आ गया। सब कुछ जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद पब्लिक हो गया है। कुछ गड़बड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आई है, इसी कारण ये विवाद सामने आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि आप उन्होंने, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और ये साफ भी दिखाई दे रहा है कि यदि मान लो 8,000 करोड़ खर्च करके एक कंपनी को 14,000 करोड़ का काम, 800 करोड़ खर्च करके 14,000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। अब वो जो 800 करोड़ उसने खर्च किए हैं वो बट नेचुरल है। अगर वो टनल्स बनानी थी, रोड्स हाईवेज बनाने थे, तो वो पैसा रिकवर तो वहीं से होना है। फिर वो क्या होगा कि वो उस पैसे को, अपने 800 करोड़ का जो उन्होंने डोनेशन दिया है, उसको तो वहीं से पूरा करेंगे, मटेरियल से ही पूरा होगा। लो क्वालिटी मटेरियल लगेगा और घपले सामने आएंगे। तो ये एक तरह का, अगर मैं इसको ये कहूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर इसके बारे में ये ओपिनियन दूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे ये इस शेप में थे कि गवर्नमेंट ने कहा कि चंदा तो लोग देते ही हैं, कंपनीज देती हैं, वो छुपे हुए तौर पे देती हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं आता, हम पारदर्शिता लाने के लिए एसबीआई के जरिए उसको फंडिंग करा रहे हैं। तो ये था कि यदि हम ये कहें कि
लोग रिश्वत ले रहे हैं, अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं, तो उसको हम, वो तो अभिछद्म रूप से ले रहे हैं, छुपे हुए रूप से ले रहे हैं। अगर हम उसको लीगलाइज करना चाहते हैं, मान लो हम ये कहें कि जी इसमें ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, तो ऐसा करते हैं, एक करप्शन बॉन्ड के नाम से एक बॉन्ड निकाल देते हैं कि जिसने जिसको रिश्वत देनी हो SBI में जाए और उस आदमी के नाम से एक बॉन्ड खरीदे और वो आदमी उसको अपना एनकैश करा ले। तो उससे क्या होगा कि जो चोरी छिपे रिश्वत चल रही है जी वो खत्म हो जाएगी, छद्म वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ जो है ये वो चीज़ थी। मतलब कि इसमें और पारदर्शिता लाने की जो आवश्यकता है। नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर डिसीजन दे दिया, 5 जजेस बेंच का डिसीजन आ चुका जी। उन्होंने इसमें क्लियर डिसीजन दे दिया, इसको खत्म कर दिया, स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कह के इस स्कीम को खत्म कर दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड को खत्म कर दिया। SBI को कह दिया जो आज तक आ गया, आगे कोई पैसा रिसीव नहीं करना। जो पैसा क्रेडिट हो चुका, अगर 15 दिन का समय बाकी है और पैसा क्रेडिट अभी नहीं हुआ है, वो वापस कर दो, जिन्होंने दिया है उनको वापस कर दो, और जो जा चुका वो जा चुका, आगे कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, स्कीम खत्म हो चुकी है, असंवैधानिक घोषित कर दिया इसको। अब आगे इसमें पारदर्शिता लाने का या इसमें किसी अमेंडमेंट का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसको असंवैधानिक कह दिया। क्योंकि इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई पॉइंट्स दिए हैं लास्ट में जजमेंट में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हमारा अधिकार है आर्टिकल 19 में संवैधानिक अधिकार है, तो उसको डिफीट कर रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो किसी को भी इन्फॉर्मेशन ना हो, दान पात्र है, गुप्त दान पात्र है, मंदिर की जगह वहाँ डाल दिया, यही नहीं पता दिया किसने, लग गया मंदिर में, ये वो स्थिति नहीं थी। यहाँ SBI को और गवर्नमेंट को तो पता है कि आपको किसने दिया, तो वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको आगे इलीगल फ़ायदे मिलेंगे। जिसने नहीं दिया उसके पर इलीगल प्रेशर, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट, जिसने नहीं दिया उसके ऊपर तरह तरह की प्रेशर टैक्टिक्स जो अपनाई जाएंगी। तो ये स्थिति जो बनी, ये उन्होंने काफ़ी एक आर्टिकल को, पूरा फॉरेन का जो लॉ था वो डिस्कस हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स के, जैसे US फेड में जो है वहाँ अलग अलग कंट्री ने अलग अलग तरह का वो बनाया गया। कुछ कंट्रीज़ जैसे US फेड जो है कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है जो पैसा आ रहा है, जो पैसा इलेक्शन की फंडिंग में आ रहा है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर रही, जो आ रहा है वो कंट्रोल कर रही हैं खर्च को, कि जो वो पैसा आया उसको एक पॉलिटिकल पार्टी एक सीट के ऊपर मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। वो दोनों कंट्रीज़ का जो लॉ डिस्कस हुआ, कुछ कंट्रीज़ का ऐसा है, कुछ कंट्रीज़ का ऐसा है, लेकिन इस तरह का कहीं भी नहीं था जैसा इंडिया के अंदर ये बनाया गया, कि जिसमें यही ना पता हो कि देने वाला कौन है। और एक कमाल की बात और मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज़ एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई इसके लिए, पहले कंपनीज़ क्या होता था कि जैसे कोई कंपनी, उनकी लिमिट थी कि भाई इसलिए जो प्रॉफिट है, किसी कोई कंपनी प्रॉफिट ले रही है तो वो इनकम टैक्स से बचने के लिए, इनकम टैक्स तो तभी लगेगा जब कोई कमाई करेगा, जब किसी को लाभ होगा, जब किसी को प्रॉफिट होगा। जो लॉस में ही जा रही है कंपनी, वो क्यों देगी? जब उसको टैक्स बचाना ही नहीं, लॉस में जा रही है, वो क्यों इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद रही है? क्या वो उस लॉस से उभरने के लिए, नए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए खरीद रही है? बड़ा क्लियर आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लॉस मेकिंग कंपनी के लिए भी खोल दिया कि लॉस मेकिंग कंपनी भी परचेज कर सकती है। एक लिमिट थी कंपनीज के साथ कि भाई आप अपना जो भी प्रॉफिट होगा, आपका प्रीवियस प्रॉफिट है उसका 7.5% या इतना जो वो इलेक्शन, अब वो भी लिमिट भी खत्म कर दी। अनलिमिटेड, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अनलिमिटेड पैसा जो है वो बॉन्ड्स खरीद सकती है। मतलब कि इसमें कई प्रावधान ऐसे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना और इसको रद्द कर दिया। कई नहीं, एक भी प्रावधान ऐसा नहीं निकला कि जिसको ऑनरेबल क्योंकि एक एक प्रोविज़न को डिस्कस किया गया, एक भी प्रोविज़न ऐसा नहीं था जो अपहेल्ड हुआ हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको रहने दो और बाकियों को क्रैश कर दो। उन्होंने टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको ठहरा दिया, असंवैधानिक ठहराकर इसको ख़त्म कर दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो ये थी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर एक पूरी जानकारी। इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके।